मैं इनके यादव बाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग 5 बजे लाइव नहीं आ पाए, उसके पीछे कारण ये था कि एक्चुअल में क्या बारिश हो रही थी आज। तो बिना वक्त गवाए सीधे आज हम एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफी की टॉपिक की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, पृथ्वी की गतियां। साथियों सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन के उस कार्यक्रम पर। तो आप देखिए पहला हमारा यहाँ पर आपको यहाँ पर बड़ा बड़ा स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा मोमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सन के क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न सीधे चलते हैं। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है, आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत ही क्लियरली आपको लग भी रहा होगा कि हम लोगों ने इसको बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया है। तो पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ध्यान दीजिए, असत्य और सत्य में कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, उपसौर की स्थिति में परिक्रमण अधिक होती है, परिक्रमण गति अधिक होती है। अपसौर की स्थिति में परिक्रमण गति अधिक होती है। ठीक है, और दोनों स्थितियों में परिक्रमण की गति समान होती है। और चौथा ऑप्शन है, पृथ्वी सदैव समान वेग से परिक्रमण करती है। तो देखिए पहले तो आप ये समझिए कि ये तो हमारा सन है, और जो सन है उसके चारों ओर पृथ्वी आप सब जानते हैं चक्कर लगाती है। तो दो स्थितियां आती है साथियों। आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से और पूर्व की ओर सूर्य के चक्कर लगाती है, और उस चक्कर लगाने की जो ये कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब होता है कि अगर आप उसकी सन की दूरी देखेंगे, देखिए यहाँ पृथ्वी और सन के बीच में दूरी ज्यादा है, और यहाँ सन और पृथ्वी के बीच में दूरी कम है। जो कम दूरी होती है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी होती है तो वह उपसौर कहलाता है। और यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि दूरी ज्यादा होती है तो वह अपसौर कहलाता है। तो साथियों आप यहां पर नोटिस करिए, जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा बड़ी होगी तो उसकी गति जो है वो ये मान के चलिए कम हो जाएगी, और जब वो यदि वो पास में होगी पृथ्वी सूर्य के तो उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा उस सेक्टर से जब दूरी क्या है कम हो जाएगी। तो उस दौरान जैसे आप एक ट्रैक को मान के चलिए, यदि कोई ट्रैक है वो इस तरीके से है, तो आप देखिए एक ट्रैक ये है, तो इसमें जो ट्रैक छोटा होगा उसमें जो है गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो यहां पर आप नोटिस करिए इसका राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा, उपसौर की स्थिति में। देखिए दो बातें बहुत स्पष्ट हैं, उपसौर कब होता है 3 जनवरी को, और अपसौर कब होता है 4 जून को। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी मैं अगर आपको और क्लियर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप समझेंगे इसको। और अगर आप स्पष्ट देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई देगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये हमारा सन है, और सन के यहां पर ये देखिए इस तरीके से पृथ्वी है। ये दो स्थितियां हैं, आप देख रहे होंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी अधिक होती है तो उसको हम क्या कह रहे हैं साथियों, अपसौर, और इसे हम क्या कह रहे हैं, उपसौर। अगर दूरी की बात करें तो ये दूरी जो होगी 14.70, ठीक है, यहां पर करोड़ क्या हो जाएगी, किलोमीटर। और यहां पर अगर अधिकतम दूरी करेंगे तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये उपसौर की स्थिति में 14.70 करोड़ किलोमीटर, और अपसौर में 15.21। और अगर औसत दूरी पूछ ले पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो 14.96 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी पाई जाती है। तो साथियों आपको क्लियर हो जाना चाहिए उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, और इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए पृथ्वी का घूर्णन वेग 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी 0 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना विद्यार्थियों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा जो होती है उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो घूर्णन की जो गति होती है, वेग होता है, वो ज्यादा होता है। और यहां पर क्योंकि ध्रुवों के ऊपर घूर्णन का वेग कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना वक्त गवाए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। तीसरा,
पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप घंटे में पूछते तो आपको वो बिल्कुल क्लियर बता देता, लेकिन आपसे उसने पूछा किसमें, तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि उसने आपसे पूछ लिया है किसमें, प्रति सेकंड्स में। तो आप देखिए परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब आप समझिए कि वह सूर्य के पृथ्वी जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसका जो वेग है उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो एक घंटे में 1,07,000 किलोमीटर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण उस गति से, यानी एक घंटे में 1,07,000 किलोमीटर परिक्रमित होती है, उसकी ये गति होती है। लेकिन इसने तो सेकंड में पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट ये आंसर होगा इसका, क्योंकि उसने प्रति सेकंड्स में पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए साथियों। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव नहीं है? लैंग्वेज को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। यहां पर देखिए, अगर आप वार्षिक गति का मतलब अगर ये लिख दूं तो परिक्रमण, तो यथास्थिति एक ही बात होगी। ध्यान रखो, परिभ्रमण का मतलब घूर्णन होता है, और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो और परिक्रमण का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसे वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपना एक परिक्रमण जो है वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि लगभग 365 सही 1/4 दिन में क्या करती है, 365 सही 1/4 दिन। ये आपके लगभग एक एवरेज जो है पृथ्वी का जो है परिक्रमण है। तो आप इसको आसानी से देखिए, सीधे तौर पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, इसको उत्तर देख लेते हैं। यहां पर देखिए, कौन सा वार्षिक गति का प्रभाव नहीं है? तो देखिए ऋतु परिवर्तन, ये तो होता ही है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन तो परिक्रमण गति के कारण ही होगा। उपसौर और अपसौर, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, जब सन के यहां पर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाएगी यहां पर, तो आप नोटिस करिए उपसौर और अपसौर तो बनेंगे। दिन रात का बनना और दिन रात का छोटा बड़ा होना, तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको नोटिस करिए। ठीक है, मोहित यादव जी गुड मॉर्निंग, और बिल्कुल आप सभी को नमस्कार। अजय राम जाट जी जय हिंद। आप देखिए, आप लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा, दिन रात बनना जो है वो घूर्णन गति का प्रभाव है। घूर्णन गति, तो दिन रात किसके कारण बनते हैं, घूर्णन गति के कारण बनते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। यहां पर देखिए, नक्षत्र दिवस कहलाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जनरली, ये प्रश्न एक बार एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया हुआ प्रश्न है। दो नक्षत्रों के बीच की दूरी गलत, बिल्कुल नहीं हो सकता। इनमें परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, गलत। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर जब 2 बार गुजरने के बीच का जो अवधि होती है, तो वो क्या कहलाती है, नक्षत्र। तो इसका राइट जो आंसर है वो तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। देखिए, अब यहां पर साथियों घूर्णन गति को हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, अगर घूर्णन गति पृथ्वी की होती कितनी है, तो लगभग 24 घंटे हम इसको मान लेते हैं। एग्जैक्ट अगर देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड्स, ये पृथ्वी की घूर्णन गति है। और साथियों पृथ्वी के घूर्णन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, परिभ्रमण कह सकते हैं। परिभ्रमण ऑब्लिक दैनिक गति, ठीक है, या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, और वो है घूर्णन। राइट, तो अब आप देखिए, दिन रात का बनना, बिल्कुल ये तो घूर्णन गति का प्रभाव है। पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, ये भी घूर्णन गति का, क्योंकि विक्षेपण बल लगेगा, सीधे तौर पर कोरियोलिस बल। नेक्स्ट, ज्वार और भाटा की आवर्ती, ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों जो प्रभाव है वो घूर्णन गति के होंगे साथियों। ठीक है, तो आपके कमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप उसको रखिएगा। ठीक है, तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा, आप देखिए बिल्कुल
सही है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। साथियों अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के नीचे यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होती है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो साउथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा। ये अपनी जो रेखा है ये विषुवत रेखा है। अब आप देखिए कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती है, 21 जून को, और मकर रेखा पर कब होती है, 22 दिसंबर को। विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर। यही कारण है कि इस स्थिति में दिन और रात क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। देखिए ये एक बहुत ही नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए मकर रेखा पर तो पड़ती है, ये तो होगा नहीं। कर्क रेखा पर लंबवत नहीं पड़ेंगी क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है। और आर्कटिक व्रत ये देखिए ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक व्रत कहा जाता है। ठीक है, तो अब साथी ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है और ये आपका आर्कटिक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है। साथियों आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है और ध्रुवीय व्यास क्या होता है। अगर आप इन दोनों चीजों को देख लेंगे तो अगर हम ये हमारी पृथ्वी है, आप देखिए इस तरीके की स्थिति को अगर अपन देखें, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बना लेते हैं। ये लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हम इस तरीके से मान लें तो पृथ्वी का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो है भूमध्य रेखीय व्यास और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। तो साथियों 12,756 किलोमीटर वो होता है पृथ्वी का कौन सा व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास। और 12,714 किलोमीटर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये कौन सा व्यास है, ध्रुवीय व्यास। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखीय व्यास कौन सा है और ध्रुवीय व्यास कौन सा है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों चीजों को देखिए, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास में अगर हम डिफरेंट करेंगे, अगर आप अंतर निकालेंगे तो ये कह सकते हैं कि 756 में से 714 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा 42 राइट आंसर है भूमध्य रेखीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। साथियों यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे तौर पर प्रभावित भी करते हैं और ऐसे प्रश्न जनरली का ट्रेंड भी चल रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने एक बार सीधे तौर पर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप ज्योग्राफी के अंदर पूछा था। ठीक है, तो अगर आप इसको देखिए, पृथ्वी पर पवनों यानी विंड्स और ड्रिफ्ट यानी धाराएं की दिशा में परिवर्तन का कारण है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, जब पृथ्वी घूर्णन करेगी, जब आप देखिए जब पृथ्वी घूर्णन करेगी और घूर्णन की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। तो साथियों जो पृथ्वी के ऊपर होगा, जैसे जल है तो वो भी प्रभावित होगा, उसकी दिशा भी प्रभावित होगी, पवनों की दिशा उनके ऊपर भी बल लगेगा। तो इसका मतलब परिक्रमण, ये देखिए इसमें परिक्रमण, घूर्णन, तो इनमें तो परिक्रमण का मतलब है चारों ओर चक्कर, इससे कोई प्रभाव नहीं, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी का घूर्णन होगा तो सीधे तौर पर जो है धाराओं की दिशा में क्या होगा, परावर्तन होगा और वो परिवर्तित हो जाएंगे और पवनों की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, देखिए फिर बार बार वही प्रश्न आ रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है साथियों। आप अगर 4 ऑप्शन देखेंगे, दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं 2 बातें आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। दिन रात का बनना घटना है घूर्णन की, परिभ्रमण की, लेकिन साथियों ऋतुओं का बनना, मौसमी घटनाओं का होना, ये प्रभाव है परिक्रमण का और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने का। राइट, तो दिन का छोटा बड़ा होना ये सीधे तौर पर पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकने का प्रभाव है और ऋतुओं का बनना जो है वो परिक्रमण का प्रभाव है। तो देखिए ऋतु परिवर्तन ये तो नहीं होगा क्योंकि परिक्रमण का प्रभाव है, परिभ्रमण का नहीं।
कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण ये भी नहीं है। दिन और रात बनते हैं, यस, घूर्णन के कारण ही, या मैं ये कह सकता हूं परिभ्रमण के कारण ही, या फिर मैं कह सकता हूं कि दैनिक गति के कारण ही साथियों क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में सही तथ्य नहीं है। इस बात पर गौर करिए साथियों, गलती तो हमसे यहां होती है कि नहीं है। तो आप इस प्रश्न को आसानी से देखिए, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, बिल्कुल सही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व तो साथियों ये भी होता है और पश्चिम से पूर्व ये भी होता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी की जो है घूर्णन दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व है। इसकी चाल 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यान रखिए घूर्णन की पूछ रहा है वो, ये भी राइट है। इसका घूर्णन 365 सही 5 घंटे में। आप देखिए ये बात तो बिल्कुल ही गलत है साथियों। अगर आप इसको थोड़ा सा देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर घूर्णन शब्द यूज हुआ है, और घूर्णन तो 23 घंटे 56 मिनट, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था 4.09 सेकंड्स में क्या होता है, पूर्ण होता है एक घूर्णन। ठीक है, तो ये तो परिक्रमण का समय है और उसने यही पूछा है, तो ये जो है वो नहीं होगा घूर्णन के संबंध में सही। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। हाँ, घूर्णन को परिभ्रमण गति के नाम से भी जाना जाता है, ये तो सही है। तो इसका ये नहीं पूछा था, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी होती है। साथियों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चित्र बनाया था, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारे सन, और ये तो उपसौर और अपसौर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था औसत जो दूरी होगी, यानी ये जो दूरी है वो तो अपसौर है। ठीक है, अधिकतम है। ठीक है, ये जो दूरी है वो न्यूनतम है, इसलिए ये कहलाती है उपसौर। और साथियों ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी अगर ये तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अगर बात करें तो उसमें भी लगभग 3,84,000 किलोमीटर के समथिंग जो है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न था, ये ऐसे प्रश्न जनरली आपको देखने को मिलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। देखिए अब की बार इसका मतलब, ये पृथ्वी परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी की वार्षिक गति 365 सही 1/4 दिन में जो है पृथ्वी पूरा कर रही है, उसके संबंध में प्रश्न आपके समक्ष आया है। देखिए ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, बिल्कुल सही है। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, ठीक है, पवन यादव सेकंड ग्रेड 18 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, वेरी गुड। साथियों आप सब लोग जुड़े हुए हैं और इसको ये कह सकते हैं कि शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दूसरा देखिए, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व का मतलब होता है समान। उपसौर और अपसौर की स्थिति ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है। साथियों इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको देखना होगा। आप देखिए 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, नन ऑफ द अबव। तो अगर आप थोड़ा सा देखिए ये हमारा एक ग्लोब है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ पोल है, और ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये इसका कक्षतल लंब है। ये क्या है, कक्षतल लंब। तो ये देखिए भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ये इसका कक्षतल है। अब वो कहता है कक्षीय सतह से, तो कक्षीय सतह से कितने डिग्री का, तो ये इसकी कक्षीय सतह हो जाएगी। ये तो लंब है, ठीक है, ये इसका अक्षीय ध्रुव है, अक्षीय, ठीक है, झुकाव है ये वाला। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। और ये जो कोण बना
कक्षीय सतह से और पृथ्वी का अक्ष, यही तो है, ये पृथ्वी का क्या हुआ अक्ष, और ये पृथ्वी का, तो ये कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो यहां पर देखिए ये 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका राइट जो आंसर है 66.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय सतह से कितने डिग्री 66.5 डिग्री। तो आपको ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न था, बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चा अक्सर इसमें भ्रमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। साथियों आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे आप लोग अगर आपको कहीं दिक्कत है। दूसरा देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है। देखिए मैंने इससे पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक क्या होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है अपकेंद्रीय बल, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी घूर्णन गति ज्यादा है। ध्रुवों पर, ये आपके ध्रुवों पर, ये आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां पर सर्वाधिक क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोनों ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर नहीं, कर्क और मकर रेखा पर ये भी नहीं आएगा, और आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों पर, साथियों इन पर नहीं आएगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है, ठीक है। इसी कारण ध्रुवों से कभी भी प्रक्षेपण नहीं किया जाता, ठीक है। सैटेलाइट प्रक्षेपण जो होता है वो हमेशा भूमध्य रेखा क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऋतु परिवर्तन का कारण है। वही बात, ऋतु परिवर्तन और मौसमी घटना, तो साथियों सीधे तौर पर परिक्रमण का प्रभाव है, परिभ्रमण का नहीं। तो इसका राइट आंसर अब यहां पर आपको दिया नहीं है, तो किसका प्रभाव है परिक्रमण का, और परिक्रमण का मतलब क्या होता है वार्षिक गति, और दैनिक गति का मतलब तो घूर्णन होता है। ये तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत। इसका राइट जो आंसर होगा वो पृथ्वी की वार्षिक गति। तो ऋतु परिवर्तन जो है वो किसका प्रभाव है पृथ्वी की वार्षिक गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से स्थापित किए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप इन दोनों चीजों को देख रहे होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमेशा विद्यार्थियों सैटेलाइट जो प्रक्षेपण है वो हमेशा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से किया जाता है। तो सैटेलाइट प्रक्षेपण जो है वो हमेशा जो है वो इस क्षेत्र से किया जाता है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि साथियों आसानी से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा और सबसे ज्यादा ध्रुवों पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो भूमध्य रेखा के समीप। ध्रुवों पर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आप अगर चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर जो है प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पृथ्वी का पलायन वेग न्यूनतम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि पलायन वेग कहां न्यूनतम होता है। पहले तो ये समझिए कि पृथ्वी का पलायन वेग होता ही क्या है। जब एक ग्रह से ऊपर हम यानी पृथ्वी से ऊपर किसी चीज को प्रक्षेपित करते हैं तो उसकी पलायन वेग, और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बात कर रहा हूं, बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, राइट। दूसरी बात कि सबसे कम पलायन वेग पूछा है उसने, और सबसे कम पलायन वेग तो ऑप्शन देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर, ध्रुवों पर, 45 डिग्री अक्षांशों पर, कर्क और मकर रेखा पर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भूमध्य रेखा के ऊपर। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से घूर्णन गति का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं शब्द को दिन और रात का बनना ये तो है, भूमध्य रेखावार ये भी है, पृथ्वी की परतदार आंतरिक संरचना और ऋतु परिवर्तन। देखिए अब आपको यहां दो पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसमें से और इसमें से क्या आएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब पृथ्वी घूमेगी तो प्रभावित होगी,
ऋतु का बनना, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रभाव किसका है साथियों? परिक्रमण का, यानी वार्षिक गति, राइट। बाकी जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो घूर्णन के ही क्या है? प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा, आजकल ऐसे प्रश्नों का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है साथियों, और ऐसे प्रश्न जब आते हैं अगर आप उनको हल कर जाते हैं तो यूं मानिए कि आप सफल हैं, सक्सेस हैं, और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा असुमेलित, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संशोधन कर लीजिए, सुमेलित है। ठीक है, तो आप देखिए सुमेलित करना है साथियों इसको। ये देखिए, अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्न में सुमेलित है, तो देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, पृथ्वी पर अक्षांशीय क्षेत्र, एक तरफ तो पृथ्वी का अक्षांशीय क्षेत्र लिखा हुआ है, दूसरी तरफ घूर्णन गति दी हुई है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर घूर्णन गति कितनी है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे, बिल्कुल राइट है। 45 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र पर कम हो जाएगी, मैंने कहा सबसे ज्यादा पृथ्वी की घूर्णन गति कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल भी ज्यादा लगता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, दोनों ओर घूर्णन गति कम होती चली जाएगी। तो 45 डिग्री ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। इसमें ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर तो 0 किलोमीटर हो जाता है, घूर्णन गति 0 किलोमीटर हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव आर कंटिन्यू। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक्चुअल में वो घूर्णन को मान लेता है साथियों। तो यहां पर देखिए पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, तो देखिए घूर्णन गति तो हो ही नहीं सकती, मैंने पहले भी कहा है आपको। उत्तरदायी कारक पूछा है, देखो परिक्रमण सही है, अक्षीय झुकाव भी इसके लिए उत्तरदायी होगा। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ऋतु परिवर्तन में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही सही हैं। आप जनरली एक को ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों सही हैं। बहुत अच्छा प्रश्न चूज किया है साथियों, और ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में समय लेती है। अक्ष, इसका मतलब पृथ्वी की अक्षीय गति की बात कर रहा है, और जहां अक्षीय गति हो जाए उसका मतलब दैनिक गति, और जहां दैनिक गति हो जाए साथियों उसका मतलब घूर्णन। तो इसका राइट आंसर जो है वो 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। सरल प्रश्न है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, ग्लोब वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो देखिए ये ग्लोब है, ठीक है, और इधर अपना सन है साथियों, सन की रेज आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा देख रहे हो तो ये इसका पृथ्वी का, अगर आप इसको देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये एक प्रदीप्त वृत्त है, यूं मान के चलिए। अगर आप इसको देखेंगे, अब सूर्य इस सेक्टर को अगर आप गौर से देख रहे हैं, इस वाले क्षेत्र पर ये जो है रात का भाग है, और इस वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधे तौर पर प्रकाशित कर रही हैं, तो ये दिन है। और दिन और रात को अलग करने वाला वृत्त जो है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त। तो देखिए दीप्ति वृत्त, प्रदीप्त वृत्त, अदीप्त और ग्लोबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रदीप्त वृत्त। ये कक्षा 6 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और हम अक्सर पढ़ाते हैं, और मैंने रीट में भी पढ़ाया था, रीट में यही प्रश्न आया था, और सीटेट 2018 में भी यही प्रश्न आपको देखने को मिला था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त कौन सा कहलाता है, तो वो क्या आ जाएगा? प्रदीप्त वृत्त। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, सामने दिन है और इधर रात है, तो ये जो आप भाग देख रहे हैं ये रात वाला भाग है, और इधर आपका दिन वाला भाग है। तो बहुत अच्छा प्रश्न प्रदीप्त वृत्त का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 24 जून को उत्तरी भारत में सबसे लंबा दिन या बड़ा दिन कह सकते हैं, और सबसे छोटी रात होती है उसे कहते हैं बिल्कुल उत्तरी अयनात। विश्व का मतलब होता है, देखिए समझिए, विश्व का मतलब होता है दिन और रात समान, ठीक है, समान। और दिन और रात समान का मतलब कब होता है? दिन और रात समान, आप देखिए, अगर आप दिन और रात समान देख रहे होंगे तो 21 मार्च
और 23 सितंबर को दुनिया में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तरी आयनात कब होता है, 21 जून को। दक्षिणी आयनात कब होता है, 22 दिसंबर को। राइट है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर जो होगा उत्तरी आयनात होगा। फिर भी मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से दिखा देता हूं कि क्या होता है उत्तरी आयनात। देखिए यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा साथियों, ये हमारी कर्क रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। राइट, ये तो आपको बिल्कुल पता है। सूर्य की किरणें जब सीधी 0 डिग्री पर होती हैं, ये तारीख है 21 मार्च, और 21 मार्च को दुनिया में दिन रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें सीधे तौर पर कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं तो वो 21 जून है। और अगर आप भारत का थोड़ा सा भी भाग देख रहे हो साथियों, तो ये देखिए ये भारत है, भारत के 8 राज्यों से क्या गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी गोलार्ध में चमकती, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। जब दिन बड़ा है तो रात क्या होगी, छोटी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, सूर्य की स्थिति यहां पर होगी, कब होगी सर, 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को दुनिया में फिर दिन रात बराबर होंगे। और 22 दिसंबर को सूर्य किसके ऊपर चमकेगा, सीधा मकर रेखा पर। तो किस गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आयनात का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, आयनात कर्क और मकर रेखा को कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 जून को सीधा है तो उसे उत्तरी आयनात, जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है तो उसे दक्षिणी आयनात कहते हैं। और अगर 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को कहते हैं विश्व, क्या कहते हैं, विश्व। तो ये विश्व होगा। आयनात का मतलब जहां भी आ जाए वहां कर्क और मकर रेखा। इस उत्तरी आयनात को ग्रीष्म आयनात भी कहते हैं। राइट, तो आपको ध्यान में रखना है, इसे ग्रीष्म आयनात भी कहते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन है। 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। अब देखिए ये हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा और ये आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। राइट, यहां 22 दिसंबर को सूर्य क्या चमक रहा है, सीधा। तो दक्षिणी गोलार्ध में अब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी, रात सबसे छोटी। और यहां हम बैठे हैं कहां पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर देखिए ये हमारा भारत है। भारत में इस तारीख को यानी 22 दिसंबर को दिन छोटे और रात लंबी होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, कब, ध्यान रखिए कब की बात कर रहे हैं हम, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा और रात सबसे बड़ी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो रात सबसे बड़ी। अब सूर्य सीधा लंबवत किस तारीख को, 22 दिसंबर को। किस गोलार्ध में चमका है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो उसे दक्षिणी आयनात के नाम से जाना जाता है। देखो विश्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि विश्व तो कब हो रहा है, 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी आयनात कब होता है, 21 जून को। और दक्षिणी आयनात कब होता है, 22 दिसंबर को। साथियों इसे शीत आयनात भी कहते हैं। राइट, तो देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी हम लोग लेकर आए थे। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन आपके सामने, रोज हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भूगोल से संबंधित लेकर आ रहा हूं। साथियों ये पत्थर का मील साबित होगी। अब देखिए आप यहां पर ये मान के चलिए, मील के पत्थर के रूप में आप सोचिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा उपयोगी सामग्री हम लोग लेकर आ रहे हैं बहुत मेहनत के बाद। और एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देखना ना भूलें। और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो बाई स्टडी यूट्यूब चैनल और ज्योग्राफी बाई एनके यादव, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो ये जो है वीडियो आपको सीधे तौर पर ज्योग्राफी बाई एनके यादव, जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब में ज्योग्राफी बाई एनके यादव, वहां आपको मिल जाएगा। आप आसानी से देखिए और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।